आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास 12th के मैथ की सीरीज आखिरी चैप्टर के लिए चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी शुरू हो चुकी है, जिसमें 13.1 एक्सरसाइज लगभग आधा हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1 में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पार्ट 2 को कवर करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 का। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी सवालों को किया हुआ था। तो आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आगे बढ़ेंगे हम और पूरी कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर, क्योंकि ये आखिरी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से मिलता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। बहुत ही ज्यादा आसान ही एक्सरसाइज है, लेकिन इसका लैंग्वेज काफी टिपिकल होता है, समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो मैं पहले ही बता दूंगी, अगर आपने लास्ट तक देखा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस करना यही है कि लास्ट तक आपको देखना है क्लास, बीच में मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना है। और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13.1 प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। क्या दिया है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिया खड़े हैं। कोई फैमिली फोटो है जिसमें 3 सदस्य हैं, माता है, पिता है और उनका एक बेटा है। अब इसमें 2 शर्तें दिया है, 2 घटनाएं। ये दे रखा है, कह रहा है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी होगी। फिर एफ दे रखा है, पिता मध्य में खड़े हो। तो आपको ये दोनों दे रखा है, तो कह रहा है तब पी ई बटे एफ निकालिए। अगर आपने मेरे पिछले क्लासेस को अटेंड किया है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि पी ई बटे एफ का क्या मतलब होता है। हमने अच्छे से सप्रतिबंध प्रायिकता का लेक्चर, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट का क्लास है हमने लिया था, उसमें बताया था। यदि आपने पार्ट 1 एक्सरसाइज 13.1 का नहीं कवर किया है तो आप डायरेक्टली आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पार्ट 1 वहां से कंप्लीट होगा। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट भी है, तो वहां से भी आप पूरे ही लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। ये सवाल को देखते हैं और इसे हल करते हैं। सवाल में कह रहा है पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिया खड़े हैं। किसी भी सवाल में यहाँ हम सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि को लिखेंगे। प्रतिदर्श समष्टि माने जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इसके अनुसार कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी, उसे प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो यहाँ कौन कौन सदस्य है, माता है, पिता है और पुत्र है। तो यहाँ हम मान लेंगे, हम क्या मानेंगे, माता को हम किससे दर्शाएंगे, माता को हम एम से दर्शाएंगे, पिता को हम क्या दर्शाएंगे, एफ दर्शाएंगे और पुत्र को हम दर्शाएंगे किससे, एस से, स्मॉल एस से। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि के खड़ा होने की कुल कितनी संभावनाएं होती है, कुल कितने तरीके से ये फोटो के अंदर खड़े हो सकते हैं। आइए देखते हैं प्रतिदर्श समष्टि एस क्या होगा। एस में कौन कौन आएगा, ध्यान से आप इसको समझिएगा। माता पिता और पुत्र 3 लोग हैं, तो अगर पिता इस साइड में खड़े हैं, आइए देखते हैं कितनी संभावना। यदि पिता इस साइड में खड़े हैं और माता बीच में है तो सन यहाँ होगा, एक पॉसिबिलिटी। अगर पिता यही साइड में ही खड़े हैं लेकिन इस बार सन बीच में हो सकता है माता किनारे हो, ऐसे भी खड़े हो सकते हैं। और क्या संभावना हो सकती है, हो सकता है माँ ही इस साइड में खड़ी हो और फिर पिता खड़े हो, फिर बेटा खड़ा हो, यानी मदर फादर सन, ये भी क्रम इनका हो सकता है। ये भी हो सकता है मदर साइड में इस साइड में खड़ी हो, बीच में सन रहा हो, लास्ट में फादर खड़े हो, ये भी तो हो सकता है। और क्या हो सकता है, हमने फादर को पहले लेके देख लिया क्या क्या बन सकता है, मदर को पहले लेके देख लिया, अब सन से देखेंगे। सन अगर इस साइड में है तो हो सकता है फादर बीच में हो और मदर यहाँ हो। ये भी हो सकता है सन यही हो, मदर बीच में हो, फादर साइड में हो। तो इतनी कुल पॉसिबिलिटी आएगी। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा इन तीनों के खड़ा होने के क्रम का। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। ये आप मन में काउंट करेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ लेकिन आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ठीक है। आपको इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन उसको लिखेंगे अगर तो ऐसे लिखिएगा NS, मतलब एस में कितनी संख्या है, ऐसे लिखिएगा।
उतना लिखना होगा, नहीं तो लिखिएगा मत, ठीक है। अब घटनाओं को बात करें, घटना ई क्या दे रखा है, ई में कह रहा है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यानी पुत्र हम किससे रिप्रेजेंट किया है, पुत्र को एस से, एस एक सिरे पर है, किस सिरे पर है कंफर्म नहीं है, दाहिने सिरे पे है कि बाएं पर है, लेकिन सिरे पर है मतलब किनारे है, बीच में नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से इसमें है जहां एस जो है किनारे पे है, यहाँ एस किनारे पे है, छाप दीजिए एफ एम एस, एफ एम एस में पुत्र क्या है साइड में है, ये हो गया। और कहाँ पुत्र साइड में है, यहाँ तो बीच में है, ये नहीं लेंगे, यहाँ साइड में है एम एफ एस, यहाँ भी पुत्र साइड में नहीं है, यहाँ है, तो इसको लिख देंगे एस एफ एम। और भी यहाँ भी देखिए पुत्र साइड में खड़ा है किनारे पर, तो ये भी हो जाएगा। तो पुत्र साइड में जितना भी खड़ा था हमने उस पॉसिबिलिटी को लिख लिया, वही ई के अंदर आएगा। इसको भी आप चाहे तो नोट करिए, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ई में कितना आ गया हमारे पास, ई में हमारा आ गया 1 2 3 और 4 पॉसिबिलिटी। एफ की बात करें, एफ में कौन आएगा, एफ महत्वपूर्ण है, कह रहा पिता मध्य में खड़े हैं, फादर बीच में कहाँ खड़े थे इसमें, वो इसमें आ जाएगा, पिता मध्य में, यहाँ नहीं यहाँ नहीं, यहाँ मध्य में है, तो इसमें आ जाएगा यम एफ एस, पिता मध्य में, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी पिता मध्य में है, तो यस एफ एम। इसके अलावा कहीं भी फादर मध्य में नहीं है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो एन एफ यहाँ से क्या मिला हमारे पास, एन एफ यहाँ 2 मिल गया। क्लियर है। अब हमें सप्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला अगर आपको याद है तो उसमें क्या निकालना होता था, सप्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले में पी ई बटे एफ कहता है, यानी ई की प्रायिकता क्या होगी यदि एफ दे चुका है। आपसे पूछा गया है कि पी ई बटे एफ क्या होगा, बटे में जो होता है ना वो बताता है कि ये शर्त है, मतलब यदि घटना, ई की हम नहीं पूछ रहा है, ई की पूछ रहा है यदि एफ हो चुका है, यानी कि ऐसे तो हुआ, उसके बाद ये पता चल चुका है कि एफ भी घटित हो चुका है, तो एफ घटित होने के बाद भी ई भी घटित होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी कि ये पहले हो चुका है, तो इसकी प्रायिकता हमें निकालनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से आप निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी पी एफ, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ये क्या होता है, अनुकूल बटे कुल। फार्मूला आपने 11th में पढ़ा था, किसी भी चीज की प्रायिकता का क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो अनुकूल इसकी कितनी आई है, अनुकूल आपके पास 2 आया है, और कुल प्रतिदर्श समष्टि में 6 थे, ये 2 बटे 6 हो गया। अब देखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन आया, क्या है ऐसा जो ई में भी आया एफ में भी आया, ई और एफ में कॉमन क्या मिला, एम एफ एस को देखेंगे, एम एफ एस यहाँ भी ई और एफ दोनों में, तो एम एफ एस आ गया, एस एफ एम दोनों में है, ये भी कॉमन हो गया, यानी पूरा का पूरा एफ ही ई में से कॉमन हो गया। तो ये आ गया आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो हमने अभी बताया अनुकूल बटे कुल, इसमें अनुकूल कितना आया था, 1 और 2, 2 अनुकूल था और कुल आपका प्रतिदर्श समष्टि 6 है, ये है। यहाँ से ई बटे एफ क्या होगा, पी ई बटे एफ क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आया था, इसकी प्रोबेबिलिटी 2 बटे 6 आई थी, और पी एफ की प्रोबेबिलिटी भी 2/6 थी, पूरा का पूरा कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1, यानी यदि एफ घटित होगा तो ई भी घटित होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 1 का मतलब होता है 100%। क्लियर है। तो ये है तरीका इस सवाल को हल करने का। मैं मानती हूँ इसको आप 2 लाइन में लिख के हल कर सकते हैं, लेकिन आप बोर्ड के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, कंपटीशनल एग्जाम के अंदर नहीं, तो आपको प्रोसेस वाइज लिखना होगा, क्योंकि ये इतना ही पूछने का आपको 3 नहीं 4 या 5 नंबर में पूछा जाएगा, इतना ही चीज, तो आपको कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई होप बातें समझ में आ रही है। बढ़ते अगले सवाल पर, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर दीजिए।
आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पर। और ये सवाल यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा बच्चे इस सवाल पे कंफ्यूज होने वाले हैं। अगर उन्होंने ध्यान से हर क्वेश्चन का हर वर्ड समझ के नहीं पढ़ा पेपर के अंदर तो पक्का ही ये सवाल गलत होने के चांस है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कठिन नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ ये चैप्टर कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा। अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या दिया है, कह रहा है एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया। पासा मतलब आप जानती है उस पर पृष्ठ कितने होते हैं, 6, 1 से 6 तक के अंक आते हैं पासे पर। और 2 रंग का पासा है, एक पासा काले रंग का है और एक लाल रंग का पासा है। दोनों को उछाला गया और उसमें अलग अलग घटनाओं पे सवाल किया हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें हेडलाइन से पहले देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। हेडलाइन कह रहा है एक काला और एक लाल पासा उछाला गया। तो भाई हम इस परीक्षण को लिखेंगे तो एक काला है एक लाल है, लेकिन है तो दोनों पासा। तो लिखने का क्रम क्या होगा, प्रश्न को जरा बता दीजिए। आंसर पहले करते टाइम में जरूर लिखिए। यदि हम मानते हैं कि पहले कौन उछाला, पहले काला पासा उछाला गया, फिर लाल पासा, फिर लाल पासा, ऐसा हम मान लेते हैं कि पहले हम किसे उछालते हैं, काले पासे को, फिर लाल पासे को उछालते हैं। तो पहले जब उछलेगा काला पासा तो उस पर आने वाले अंक पहले लिखाएंगे, बाद में उछलेगा लाल पासा तो उस पर आने वाले अंक बाद में लिखाएंगे। यानी कि जब पॉसिबिलिटी लिखेंगे तो जो पहले लिखा होगा उसको आपको समझना होगा कि वो अंक काले पासे पर आया था, और जो बाद में लिखा होगा उसको आपको मानना पड़ेगा कि वो लाल पासे पर आया था, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि पहले काला पासा फिर लाल को उछाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रतिदर्श समष्टि अगर हम यस की बात करें, एस में कुल कितने आएंगे, कुल कितनी पॉसिबिलिटी आएगी। तो एक बात बताओ मुझे अच्छे से, एक पासा उछालने पर कितना बनता है, 6। तो काला पासा उछालने पर कितनी पॉसिबिलिटी बनी होगी, 6। फिर लाल पासा उछालोगे तो उस पर भी 6 है, तो एक और पासा उछाले 6, तो क्या इनको जोड़ दोगे वही होगा, नहीं जोड़ते नहीं है। मैंने हमेशा बताया एक पासा 2 बार उछले, चाहे 2 पासे एक साथ उछले तो उस पर क्या होता है, घात लगता है। तो एक पासा 2 बार चाहे 2 पासे एक साथ, तो 6 पृष्ठ होता है, 6 पे 2 घात, क्योंकि 2 पासे हैं तो 36 आएगा टोटल। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी नहीं, 3600 लिखूंगी तो इसी में टाइम लग जाएगा। पेपर में आपको लिखना नहीं है, प्रतिदर्श समष्टि से सिर्फ हमें इतना ही काम होता है कि कुल उसमें कितना आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, कुल 36 आएंगे। इसमें कुल कितने आ जाएंगे, 36। तो यहाँ NS लिख दीजिए 36, सीधे सीधे इससे इतना ही काम है। पूरा आप चाहे, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम पेपर में बच गया है तो आप आराम से 1 2 1 3 1 4 करके 3600 बना डालें, लेकिन नहीं है टाइम तो सीधे लिखो ना, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपके नंबर पे। ठीक है, क्योंकि इस ऐसे का इतना ही काम यहाँ पे है, मेन काम शुरू होता है अब आगे। अब यहाँ से 10वें के पहले पार्ट को पढ़िए। पहला पार्ट में क्या कह रहा है, पासों पर प्राप्त संख्याओं के का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट होता है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल नंबर 1 से 9 तक आपको डायरेक्टली उसने दिया था E/F निकालिए, तो वहां अपने आप क्लियर था कि F घटित हो चुका है तो E का निकालना था। यहाँ नहीं कहा है कि E/F, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसमें E कौन है, F कौन है। तो जिसको पूछता है वो E होता है और जो ज्ञात होता है वही F होता है। तो इसमें क्या ज्ञात है, ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 है, इसे F मानेंगे। और यहाँ कह रहे पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9, ये E मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से E क्या आएगा, देखिए पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9, संख्याओं का योग 9। तो इसमें आएगा कौन कौन बताओ, दोनों पासे काले और लाल को उछाले जाने पर दोनों को मिला के जो संख्या आया है, मिला के
जाए, योग 9 हो, इसकी क्या कौन कौन सा ऐसा है? तो पहले कौन उछला है? पहले काला पासा, तो काले पासे पर 1 2 3 4 5 6 में से आ सकता है। और दूसरा उछला है लाल पासा, उस पे भी 6 में से आ सकते हैं। तो इसमें किसको किसको जोड़ के 9 बन जाएगा, आपको वो लिखना है। तो मान लेते हैं पहले पासे पे अगर 1 आया है, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी। पहले पर 1 आया है तो दूसरे पे बड़ी से बड़ी संख्या अगर आ गया तो भी दोनों जोड़ के 9 नहीं होगा। मान लो पहले पर 1 आया, दूसरे पे 6 आ गया, सबसे बड़ी संख्या पासे पर 6 होती है, तो क्या जोड़ के 9 बना? नहीं बना। जबकि जोड़ के 9 बनाना है, दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। तो 1 से तो मुझे नहीं लगता कि पहले पासे पर 1 आया है तो दूसरे पे कौनो संख्या आ जाए, कभी 9 नहीं बनेगा। तो 1 से कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती है। फिर 2 से आप चेक कर लो, 2 से अगर पहले पासे पर 2 यानी काले पासे पर 2 आया, लाल वाले पासे पर बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तो 6 आएगी, बाकी तो उससे छोटी ही आएंगे। लेकिन इन्हें जोड़ के देखो केवल 8 बन रहा है, हमें तो 9 बनाने हैं ना। तो ये भी नहीं, यानी 2 वाली संख्या से भी पहले पासे पर अगर 2 आता है तो भी नहीं कुछ बन रहा है। तो फिर किससे बनेगा? 3 पे चेक करो। अगर काले पासे पर पहले उछाला गया पासा काला है, तो अगर इस पे 3 आ गया तो दूसरे पर कितना आ जाए, यानी लाल पासे पर कितना आ जाए कि संख्या का जोड़ 9 हो जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ 6 आएगा तो 9 हो जाएगा, 6 3 9। क्लियर है ये बात? अब लाल पास पहले काला पासा उछला है तो काले पासे पर 3 से 6, 3 और 6 मिलके हो गया। और मान लीजिए अब 3 का खत्म, 1 का चेक कर लिया, 2 से चेक कर लिया, 3 से चेक कर लिया, 4 से चेक करो। पहले पासे पर मानते हैं कि 4 आया है, तो दूसरे के पासे पर कितना आ जाए कि 9 बन जाएगा, हमें तो 9 बनाना है। तो 5 आ जाएगा, 5 और 4 9 होता है। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो 9 नहीं बनेगा। पहले पासे पर 1 से चेक किया, पहला बने काला पासा, पहले काला उछला, 1 पे चेक किया, 2 पे 3 पे 4 पे, अब 5 पे चेक कर लो। तो 5 अगर पहले पासे पर आया तो दूसरे पे 4 आएगा तभी तो 9 बनेगा। तो ये हो गया। फिर क्या होगा? फिर 5 पे कर लिया, अब 6 पे कर लो। 6 अगर पहले पे आया तो दूसरे पर पक्का है 3 आएगा तो ही 9 बनेगा। इसके अलावा आप ढूंढ डालो, कुछ नहीं मिलने वाला। इतनी ही पॉसिबिलिटी आएगी 9 बनने की। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग तभी 9 होगा जब पहले दूसरे पासे पर क्रमशः ये अंक आते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे मामला निपट गया समझो। ई इसे माने। अब यफ क्या दिया है देखो, यफ क्या कह रहा है? ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। अब इसमें कौन आएगा? ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हो। अगर ये पता हो जाए कि काले पासे पर 5 प्रकट हो और काला पासा कौन सा था, जो पहले उछला है वो काला है, यानी पहले स्थान पर अगर 5 होगा तो हो सकता है दूसरे के पर 1 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। दूसरे का तो दिया नहीं है, पहले पर 5 ही रहेगा, इसने क्या दिया, दूसरे के पे 2 भी हो सकता है। पहले पे तो 5 ही रहेगा क्योंकि वो काला पासा है, दूसरे के पे 3 हो सकता है। पहले पर 5 ही रहेगा, दूसरे वाले पे 4, पहले पे 5 ही रहेगा, दूसरे वाले पे 5 भी आ सकता है, यानी लाल पर भी 5 आ सकता है। काले पर 5 है, लाल पे 6 हो सकता है। अब आगे थोड़ी होगा क्योंकि पासे पर 6 ही अंक आते हैं, 7 नहीं आता। तो काले पासे पर अगर 5 है तो काले वाले को फिक्स कर दिया, लेकिन लाल वाला तो बदलेगा, कोई भी अंक आ सकता है उस पे। तो 1 से लेकर 6 तक आ गया। इसमें कुल कितने आ गए? पीएफ में आपका 1 2 3 4 5 6 आया, यानी कि यहाँ से एनएफ अगर पूछ लूँ तो ये 6 हो गया। इसमें टोटल कितने आ गए? 6 आ गए। अब हमें ये शर्त है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी। पीएफ क्या हो जाएगा? अनुकूल बटे कुल। अनुकूल इसमें कितना आया? 6 बटे कुल कितना था? कुल एस वाला होता है तो ये 36 है। 6 बटे 36 मतलब 1 बटे 6 आ गया। अब हमें एक और महत्वपूर्ण चीज निकालना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में कॉमन क्या है? आओ देखते हैं, ई और एफ में कुछ है कॉमन?
ई और एफ में कॉमन क्या है, अगर देखें तो 5 5 वाला इसमें है, केवल यहाँ 5 4 है, यहाँ भी 5 4 है, केवल एक ही कॉमन है, वो है 5 4, तो यही आएगा। और इसकी प्रायिकता पूछ ले, प्रायिकता किसकी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अनुकूल बटे कुल। अनुकूल में केवल एक ही आया, कुल आपका 36 है, 1/36। इसको ना काटते तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कैंसिल करने का कोई फायदा है नहीं। अब हमें क्या करें, यह ज्ञात हो तो इसकी, यानी कि पी ई बताइए, अगर यह पता हो तो फार्मूला क्या बताया था, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान है 1/36 और पी एफ का मान 6/36 है, और यहाँ काटेंगे तो 36 कट जाएगा, 1/6 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्या था, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6। एक बात का ध्यान रखिए, कुछ किताबों में ये सवाल थोड़ा सा अलग प्रिंट है, तो उसके हिसाब से इसका सलूशन भी थोड़ा अलग होगा। मैंने कई किताबों में देखा, कई बच्चों की किताबों में यहाँ दे रखा था पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की, और कुछ बच्चों की किताबों में दे रखा है 9 या 9 से अधिक होने की। तो वहां पे सवाल थोड़ा सा बदल जाएगा, 9 से अधिक होगा तो 9 वाला तो लिया ही लिया, 9 से अधिक वाला जिसको जिसको जोड़ के 9 से ज्यादा होगा वो भी इसमें आ जाएंगे, थोड़ा सा उसमें कुछ और आ सकता है, 1 2 टर्म और बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसमें मान लीजिए 4 5 ही मिला, 1 2 3 4 ही मिला, उसमें और मिल जाता। ठीक है, बस यही होता। यहाँ केवल 9 वाला प्रश्न हमने नोट किया था, तो इसका सही आंसर 1/6 हो जाएगा। 9 से अधिक वाला होगा तो 1 2 हो सकता है, कॉमन और मिल जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चीजें वही रहेगी। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। यहाँ अधिक कहा है 9 या 9 से अधिक, माने 9 वाले तो आएंगे ही, किसको किसको जोड़ के 9 से ज्यादा बन रहा है वो भी आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 पे चलते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 के लिए भी एनएस वही 36 रहेगा, हेडलाइन वही है। पार्ट 2 में कह रहे पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर संख्या 4 आता है। एफ बदल गया, ई बदल गया, सवाल नहीं बदला, पूछने का तरीका नहीं बदला है, ध्यान दीजिएगा। ई कह रहा है, ई क्या होगा, जो पूछा जा रहा है, और एफ क्या होगा, जो ज्ञात होगा। तो ज्ञात क्या है, लाल पासे वाला, यानी पहली लाइन पूछी जा रही तो ये ई है। ई में क्या है, प्राप्त संख्याओं का योग 8 है, यानी कौन कौन सी संख्या आ जाए जिन्हें जोड़ के 8 बन जाएगा। जैसे पिछली बार 9 बनाया था, अब की 8 बनाना है। देखिए प्राप्त संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 8 हो। चलो देखते हैं क्या क्या आएगा। मान लेते पहले उछाला गया था काला पासा, तो अगर इस पर एक मान लेते हैं, पहले काले पर 1 आया तो कितना लाल पे आ जाए कि 8 बन जाए। तो लाल पर सबसे बड़ी संख्या 6 हो सकती है, क्योंकि 1 से 6 तक ही पासे पर अंक आएंगे, तो 6 और 1 मिलके भी तो 7 ही बना, 8 बना ही नहीं, यानी 1 से तो कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती है। तो 2 से चेक करते हैं। अब मान लेते हैं काले पासे पर 2 आया, तो लाल पर मैक्सिमम कितना आ जाए कि जोड़ के 8 बन जाए। तो लाल पे अगर 6 आ जाता है तो 6 और 2 8 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। इसके अलावा 2 पे कुछ भी आए, इसके अलावा लाल पे कुछ भी आए, काले पर 2 आने पर 8 नहीं बनेगा, केवल 6 के साथ बनेगा। फिर 1 पे चेक किया, 2 पे चेक किया, 3 पे चेक कर लो। अगर लाल काला पासा पहले उछला है और वहां 3 आ चुका है, तो लाल पे कितना आ जाए कि ये 8 बन जाए, इस पे 5 आएगा तब बनेगा। फिर 3 पे हो गया, अब पहले में 4 आ गया है मान लीजिए, यानी काले पर, तो लाल पे भी 4 आएगा तो ही 8 बनेगा। फिर 4 पे चेक कर लिया, 5 पे चेक करो, पहले पे 5 आया तो दूसरे पे 3 आएगा तो ही 8 बनेगा। इस पे 6 आया तो दूसरे पर 2 आया तो ही
8 बनेगा। इसके अलावा ढूंढते रह जाओ, नहीं मिलेगा। ये है आपका ई। फिर देख लो एफ में क्या दे रखा है इसने। एफ में कह रहा है यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है तो 4 से कम है लाल पासे पर। लाल पासा उछाला कब गया है? बाद में। पहले तो काला उछाला गया है, तो काले पे तो कुछ भी हो सकता है ना, काले पे तो कुछ भी हो सकता है। लाल पे कह रहे 4 से कम, तो दूसरे नंबर पे 4 से कम संख्या आएगी, तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 ही आता है। 4 से बड़ा कौन कौन है? 6, यानी दूसरे नंबर पर 6 नहीं आएगा, दूसरे नंबर पर 5 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 से कम कह रहा है, यानी दूसरे नंबर पर ये तीनों डिलीट हो गए। इन तीनों का काम खत्म हो गया। तो दूसरे पासे पर कितने आ सकते हैं? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। लेकिन पहिलके वाले यानी काले वाले पे तो कुछ भी आ सकता है 6 में से। तो पहले पर अगर 1 आया है तो दूसरे पर भी 1 आ सकता है। पहले पर अगर 1 आया है तो दूसरे पर 2 आ सकता है। पहले पर अगर 1 आया है तो दूसरे पर 3 आ सकता है ना। यानी काले वाले के 1 के साथ लाल वाले का ये 3 कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर अगर पहले वाले पे यानी काले वाले पर 2 आया है तो लाल वाले पर 1 आ सकता है। पहले पे 2 आया है, लाल पे कितना आ सकता है? 2 आ सकता है। काले पर 2, लाल पे 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया 4 से कम होना है दूसरे पर। फिर और क्या बनेगा 3 के साथ? देखो क्योंकि पहला वाला क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि पहला काला वाला है, काले वाले की बात किया नहीं है, तो काले पर 1 से 6 तक सभी आएंगे। तो 1 का लिख लिया, 2 का। अब काले पर 3 आया तो लाल पे 1 हो सकता है, काले पे 3 तो लाल पे 2, काले पे 3 तो लाल पे 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। फिर क्या आएगा? अब 3 से हो गया, अब 4 से। काले पे 4 तो लाल पे 1, काले पे 4 लाल पे 2, काले पे 4 लाल पे 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से कम आना है लाल पे। 5 पे चेक कर लो, 5 आया होगा पहले पर तो लाल पे क्या आएगा? 1, काले पर 5 तो लाल पे 2, काले पर 5 तो लाल पे 3, इसी तरह काले पर 6 तो लाल पे 1, काले पर 6 तो लाल पे 2, काले पर 6 तो लाल पे 3। ये टोटल हो जाएगा आपका। तो टोटल कितने इसमें आ गए? प्रत्येक में से प्रत्येक के लिए 3 3 आए, 1 के साथ 3 आया है, 2 का 3, 3 का 3, इस तरह से अगर गिने तो टोटल 18 होगा क्योंकि 6 टाइप से बना है। 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ गया है। तो एफ चूंकि शर्त है, ये दिया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। पीएफ क्या होगा? अनुकूल बटे कुल। अनुकूल में कितना आया? अभी गिना मैंने, 18 था। अनुकूल में था 18 और कुल कितना है? 36। काटिएगा किसी को नहीं, जो का त्यों रहने दीजिए। अब हमें चाहिए होता है ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में कॉमन क्या क्या है? ई ये रहा, एफ ये रहा। अब कम वाला ही कॉमन होगा, ज्यादा वाला थोड़ी ना हो जाएगा। इसमें से चेक कर लो कौन कौन सा इसका इसमें भी है, वही कॉमन है। तो क्या 2 6 इसमें है? नहीं। दूसरे के पे तो 4 से कम होना चाहिए, 6 है तो इसमें नहीं कॉमन होगा। इसमें 4 से छोटी संख्या दूसरे स्थान पर आएगी हमेशा। 3 5 भी कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 है और इसमें सभी दूसरे नंबर की जो संख्या है 4 से छोटी है, तो ये कैसे होगा? 4 भी नहीं होगा। ये दोनों कॉमन हो सकते हैं, ये दोनों है। 5 3 कॉमन है और 6 2 कॉमन है। आप देख सकते हैं 5 3 कॉमन है, 6 2 कॉमन है। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता पी इंटरसेक्शन एफ की अनुकूल बटे कुल। अनुकूल इसमें 1 और 2 संभावनाएं आई, टोटल था 36। काटिए नहीं, भले कट रहा है। हमें कह रहा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब ये हो चुका है, यानी कि पी ई क्या होगा यदि एफ ज्ञात हो। तो फार्मूला बताया था, दोनों का इंटरसेक्शन बटे जो ज्ञात हो,
यानी नीचे वाला, दोनों का इंटरसेक्शन बटे नीचे वाला। तो ये है आपका 2/36 और ये दिया है आपका 18/36 आ गया। तो 36 से 36 कट गया, 2/18 यानी 1/9 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो सवाल में इसका सलूशन कठिन नहीं है, इसकी भाषा थोड़ा आपको समझनी पड़ेगी, जैसे वो कह रहा है उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, सारे सवाल ही एक ही टाइप के हैं, यही इसकी खासियत है। थोड़ा लैंग्वेज कठिन है लेकिन सवाल एक ही टाइप के हैं। नोट कर लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल नंबर 11 दिया है। बहुत अच्छा सवाल ये भी है। और एक न्याय पासे को उछाला जाता है, घटनाएं ई दिया है, एफ दिया है, जी दिया है, अलग अलग 3 घटनाएं आपको दे दिया है। कुछ करना नहीं है, लैंग्वेज का खेल इसमें नहीं है, अंक दे रखा है, आप कर सकते हैं आराम से इसको। तो कह रहा है निम्न घटनाएं ई एफ जी दिया है के लिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट वाला ई बटे एफ पूछा है, कई बार पहले से लेके अभी तक के सभी सवाल में यही तो निकाल रहे हैं। फिर और पी एफ बटे ई पूछ लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ई बटे जी पूछा है, जी बटे ई पूछा है। यहाँ सवाल नंबर तीसरा वाला पार्ट थोड़ा जो है इसका ये इंटरेस्टिंग है। पहला दूसरा पार्ट एकदम सेम है पहले जैसा, इसमें आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। तीसरे में भी समस्या नहीं आएगी, थोड़ा सा इसकी आकृति बड़ा कर दिया है, इसका आकार बढ़ा दिया है, सवाल एकदम वैसा है। आइए लगाते हैं सभी सवालों को। आइए देखते हैं, ई एफ जी की तो चर्चा किया इसने, लेकिन प्रतिदर्श समष्टि तो दिया ही नहीं। मेन जो है जिस पर सभी घटनाओं को निकालते हैं, अगर वही नहीं होगा तो सवाल का आंसर कैसे आएगा। तो पहला काम हमारा होना चाहिए, हमें प्रतिदर्श समष्टि चाहिए तो चाहिए। प्रतिदर्श पहला काम हमारा क्या होगा, हमें प्रतिदर्श समष्टि निकालना होगा। बिना प्रतिदर्श समष्टि के कैसे आएगा, तो प्रतिदर्श समष्टि एस क्या आएगा, सभी का, जो सभी से मिलकर बना होता है, यूनिवर्सल होता है। तो ई एफ जी को मिला दो, वही प्रतिदर्श समष्टि होगा। सबको मिलाएंगे तो, लेकिन रिपीट किसी को नहीं करेंगे। ई में जो है, एफ में जो है, जी में जो है, सबको मिलाइए, रिपीट नहीं करना है। मिलाए तो 1 मिल जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी को मिला दिया, देखिए 1 2 3 यहाँ से मिल गए, 2 3 उसमें है तो 2 3 मिल गए, 2 3 4 5 था तो 2 3 4 आ गए, यानी सबको मिला दिया, रिपीट नहीं किया। ये प्रतिदर्श समष्टि है आपका। अब आप सवालों को हल कर सकते हैं। पहले सवाल में पूछा क्या है इसने, ई बटे एफ और एफ बटे ई। तो ई बटे एफ पूछे, यहाँ नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। ई को नोट कर लीजिए, दिया है 1 3 5, 1 3 5। एफ क्या दे रखा है इसमें, 2 और 3, और जी क्या दे रखा है, सब नोट कर लीजिए। जी दिया है 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। अब सवाल नंबर 1 का आंसर करेंगे। कह रहा है ई बटे एफ क्या होगा, ई बटे एफ पूछे चाहे एफ बटे ई पूछे, दोनों में ही ई और एफ का इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या निकाल लें, पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ये क्या आएगा, इसमें कॉमन क्या आएगा, ई और एफ में। ई और एफ को देखिए और इंटरसेक्शन बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या है, मात्र 3 कॉमन है। तो ये हो गया आपका। अब मैं पूछूं कि हमें पूछा क्या है, पी ई बटे एफ। ई बटे एफ का मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन बटे नीचे वाला, यानी पी एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी, हम लिखते हैं अनुकूल बटे कुल। यहाँ अगर हम लिखे पी ई इंटरसेक्शन एफ तो क्या आएगा, इसकी प्रायिकता। इसमें क्या ठी आया है, 1 ठी। टोटल कितना था, 5 ठी वाला था, ऐसे 1 2 3 4 5 ठी वाला, तो 1/5 हो गया। तो इसकी प्रायिकता यानी कि 1/5 है। इसी तरह पी एफ, एफ की प्रायिकता कितनी होगी, यहाँ कितना है, 2 है। इसमें कॉमन कितना है, 2। इसमें आया कितना है, प्रतिदर्श बिंदु 2, तो अनुकूल यानी 2 बटे कुल कितना था, इसमें 5 था। हमेशा ऐसे तो निकालते थे, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें कितना है बटे कुल कितना है, तो 2 ठी था और टोटल 5 था, तो वही लिख दिया, डायरेक्टली लिखा क्योंकि सवाल काफी लंबा है।
तो अलग अलग लिखेंगे तो टाइम लगेगा, नहीं तो आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं आराम से। पी एफ क्या आएगा बताइए, 2 बटे टोटल 5, यहाँ भी लिख सकते हैं। पीई क्या आएगा बताइए, पीई इसमें 3 है और टोटल कितना है 5 है। पीजी क्या आएगा, पीजी यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, कितना आएगा, इसमें टोटल 4 है, टोटल कितना था, टोटल 5 था। तो ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक लाइन में आप लिख ही लीजिएगा, मेरा तो यही कहना है, नहीं तो बार बार आप यहाँ भूल जाएंगे मान। 5 से 5 कट जाएगा, 1 बटे 2 आ जाएगा इसका मान। दूसरा कह रहा है पी एफ बटे ई, बताइए पी एफ बटे ई क्या होगा। यहाँ पे जब ये नीचे आएगा तो भी क्या होता है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन नीचे नीचे वाला, तो पीई, यहाँ नीचे एफ था तो एफ आ गया, यहाँ ई था तो ई। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ भी लिखा था 1 बटे में 5। ई की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ई की 3 थी, 3 बटे 5, 3 बटे 5। तो यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 1 बटे 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यानी सवाल नंबर 1 का ये दोनों पार्ट का उत्तर हो गया, 1/2 और 1/3। इसी तरह पार्ट 2 करेंगे अगर, तो यहाँ पे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पार्ट 2 को करें। अब पार्ट 2 को करने के लिए हम इस पार्ट को इरेज कर देंगे जहाँ पे हमने ई और एफ को निकाला। इतना पार्ट हम इरेज कर लेते हैं, ये इतना जहाँ पे हमने यूज किया था ई और एफ को केवल, ठीक है। पार्ट 2 के लिए ये मान रहने देते हैं क्योंकि अभी आगे और काम आने वाला है, हो सकता है काम आए। तो हमें क्या करना है, ई बटे जी और पी जी बटे ई चाहिए, ठीक है। तो अब की ई और जी की चर्चा है तो हम ई इंटरसेक्शन जी निकाल लेते हैं। ई और जी में कॉमन क्या है आप देखेंगे, ई यहाँ है, जी यहाँ है, कॉमन है कुछ तो 3 और 5, 3 और 5, यहाँ पे 3 और 5 कॉमन है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लूँ, प्रोबेबिलिटी आप ई इंटरसेक्शन जी तो क्या आएगी, 2 अनुकूल बटे कुल, अनुकूल है 2 बटे कुल है 5, तो 2 बटे 5 हो गया। अब जो पूछा है निकालो पी ई डिवाइडेड बाय जी, तो हमेशा दोनों का इंटरसेक्शन फार्मूला होता है ई इंटरसेक्शन जी बटे नीचे वाला। अब यहाँ दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 2 बटे 5 आ गई है और पीजी यहाँ निकाला है हम लोगों ने 4 बटे 5, 5 से 5 कट गया है, 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर इसका दूसरा पार्ट जी बटे ई कह रहा है, जी बटे ई दूसरा पार्ट कह रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी आप जी बटे ई उलट दिया है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे मान ही उलट देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा पी ई इंटरसेक्शन जी बटे पी ई, तो यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ देखिए 2 बटे 5 आया ही था। पी ई कितना था, 3/5 था, 5 से 5 कट गया, 2/3 बच गया, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ 1 और 2 पार्ट तो बहुत आसान था, थोड़ा सा काम करना है पार्ट 3 पर, वो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ज्यादा, तो जल्दी नोट करिए, पार्ट 3 पे चले। अब सबसे इंटरेस्टिंग इसका तीसरा पार्ट है, उसको करते हैं। आइए देखिए क्या दिया है, पी ई यूनियन एफ बटे जी, तो ये अलग नहीं है, सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि ये छोटा सा था, ये बड़ा मान हो गया। आप ऐसे जी की जगह पे खड़े इतना देखो तो इतना बटे इतना ही तो पूछा है, तो वही चीजें हैं, यही है, बस आकार बढ़ गया है। तो यहाँ ये पहले निकाल दो, फिर इसके साथ इसका सहप्रतिबंध प्रायिकता। तो पहले हमें इसमें क्या चाहिए, ई यूनियन एफ चाहिए, तो यहाँ हम ई यूनियन एफ का मान निकाल लेते हैं। ई और एफ को मिला लेते हैं, ई ये रहा एफ ये रहा, मिलेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आ जाएगा, मिल गया। अब इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता पी आ गया। अब इसकी प्रायिकता निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, इतना बटे इतना, तो जब बटे वाले के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं कि नहीं निकालते, जैसे इसमें
इतना बटे इतना पूछा था तो जी और ई का इंटरसेक्शन अभी पिछले पार्ट में निकाला, उस तरह इतना बटे इतना करा तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। यानी कि अब हमें करना क्या है कि हमें ई यूनियन एफ के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा जी का। आइए देखते हैं, ये रहा यूनियन वाला और जी ये रहा इंटरसेक्शन माने कॉमन, इसमें और उसमें कॉमन क्या है। अगर देखें तो 2 कॉमन नजर आ रहा है, 3 कॉमन नजर आ रहा है और 5 कॉमन नजर आ रहा है। तो इसकी प्रायिकता भी तो निकालनी पड़ती है। तो यहाँ से P E यूनियन F और इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन G के साथ कितना आ जाएगा, तो अनुकूल बटे कुल, इसका अनुकूल बटे कुल, अनुकूल है 3 थी और कुल था यहाँ पे हमारे पास कुल है 5 जी, तो 3/5 हो जाएगा। अब पीजी यहाँ आपका ये है तो आप लगाइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है पी ई यूनियन एफ बटे में जी क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बटे नीचे वाला यानी पीजी। थोड़ा आकार बढ़ा नजर आ रहा होगा आपको लेकिन चीज वही है। तो 3/5 ये आया था और पीजी कितना है वो रहा 4/5। 5 से 5 कट गया, 3/4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 3/4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका तीसरे का पहला उत्तर आ चुका है। दूसरे उत्तर के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, आपको इसको नोट कर लेना चाहिए, फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पे जैसे यूनियन का पूछा है वैसे हम पहले इंटरसेक्शन निकाल के कर लेंगे। जहाँ यूनियन निकाल के की आप इंटरसेक्शन करेंगे, इतना ही अंतर है। तो इसको इरेज करेंगे। अब यहाँ पे इसने इंटरसेक्शन पूछा है तो यहाँ पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। ई और एफ में देखेंगे क्या कॉमन है। ई और एफ में केवल और केवल 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। और फिर क्या करेंगे, इतना बटे इतना पूछा है तो इसका इसके साथ भी इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो नाउ हमें क्या चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी भी चाहिए। तो जब सबको कॉमन सबका ढूंढना है तो ऐसा क्या आएगा, जो इसमें भी हो और जी में भी हो। जो इसमें भी है यानी दोनों के इंटरसेक्शन में और फिर जी में ये रहा, तो अभी भी 3 ही दिख रहा है कॉमन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए होता है तो हम निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन जी की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल बटे कुल। अनुकूल है 1 थी और कुल था 5। फिर पीजी तो वो रहा। अब हमें जो पूछा है निकालना है पी, ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ बटे जी। क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बटे नीचे वाला यानी पीजी। सब मान आपके पास दिए गए हैं। इसका मान आया है 1/5, ये पूरा मान हो रहा 4/5। ये 5 से 5 कट गया, 1/4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो रहा है। ये जो भी सवाल आप लगा रहे हैं सवाल नंबर 9 से आगे, ये सब के सब लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है। 5 नहीं 6 से 7 नंबर में पूछे जाएंगे जब भी पूछे जाएंगे। आसान है, प्रक्रिया सेम है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इस पे करना होगा क्योंकि एक आध अंक छूट जाएगा तो आंसर फिर ढूंढते रह जाइएगा। तो यहाँ बस आपको ध्यान से करना है, सवाल कठिन नहीं है। तो सवाल चूंकि बहुत ही लंबे लंबे हैं तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल से अभी फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि टाइमली उनका सिलेबस पूरा हो जाए। और मुझे कमेंट करना तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यदि आपको कहीं भी समझने में समस्या आ रही है या किसी भी तरीके का डाउट रह गया हो तो ज़रूर कमेंट कर दिया करिए। अगले लेक्चर को अटेंड करने से पहले
आपके सभी डाउट्स को क्लियर करा दिया जाएगा। और वीडियो शेयर जरूर करते रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।